मुख्तलिफ नाज़रीन, न्यूज़ प्लस के साथ मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुआहदे के हवाले से कि जो इंडिया और अमेरिका के दरमियान हुआ है सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हवाले से, और इंडो यूएस न्यूक्लियर डील जो हुई है इसकी खासी हाइप क्रिएट हो रही है और पिछले 2 साल से ये नेगोशिएशंस चल रही थी। और अब फ्राइडे को दोनों हुकूमतों ने वाशिंगटन में ऐलान किया कि वो मुआहदे पर पहुंच चुके हैं और अब वो मुआहदे के ऊपर जो बाकी तफसीलात हैं वो तय हो गई हैं और अब वो जाएगा कांग्रेस में, उधर से अमेरिका की कांग्रेस में और उधर से अमेरिकन इंडिया की जो कैबिनेट कमेटी है उसके पास जाएगा जो उसको पास करेगी या नहीं करेगी। इसमें एक चीज़ जो है वो वाज़ेह है कि येस और नो का वोट होगा, इसमें वो चेंजेस नहीं ला सकेंगे, दोनों पार्टीज जो हैं अब इसके बाद चेंजेस नहीं ला सकेंगी। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसका आज हम तजिया करने चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि इंडियन पर्सपेक्टिव जो है वो जरा देखा जाए कि इंडिया में जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं वो इसको किस तरह ले रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि बहुत से लोग इसको नेगेटिव साइन ले रहे हैं इंडिया के लिए और इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड बहुत से लोग जो हैं वो इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और वो समझते हैं कि इससे इंडिया की जो न्यूक्लियर आइसोलेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। इसका आज हम तजिया करने की कोशिश करेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे, आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। आज हमारा एक नंबर अवेलेबल होगा 9222 और जब आप बाहर से करेंगे तो 51 इज द सिटी कोड और 92 पहले मिलाएंगे तो फिर उसके बाद सिटी कोड एंड देन द नंबर 9222 इस पे आप हमें कॉल्स कीजिएगा और आप हमें ईमेल्स भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है newsplus@ptv.com.pk। ये फाइनल डेज हैं, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था न्यूज़ प्लस के, तो इसलिए आपकी जो ईमेल्स हैं वो इस हवाले से भी आनी चाहिए कि हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इसको किस तरीके से आपने लिया, किस तरीके से आपने इसको देखा कि इसकी कोई कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में, आपके इंटेलेक्चुअल एलिवेशन में कुछ हुई है या नहीं हुई है, तो उस हवाले से भी आप हमें अपनी जो आरा हैं वो ज़रूर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उनको शामिल प्रोग्राम कर सकें। लेकिन ये सब कुछ होगा खबरों के बाद, और खबरों में मेरा साथ दे रहे हैं सुहेल फारूक साहब, और खबरों में सबसे पहले देखते हैं कि ताज़ा तरीन खबर जो है वो कौन सी है। सबसे पहली खबर नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हो रहा है। इजलास में कानून साजी के अलावा सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल समेत अहम अमूर पर बहस होगी। भारत के खारजा अमूर के वजीर प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन अमल में पेशरफ्त हो रही है। नई दिल्ली में सहाफियों से बातें करते हुए उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात सही समत में गामजन है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पाकिस्तान के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दौरे की दावत कबूल कर ली गई है, तहम तारीखों के ऐलान को हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी। इक़्तिसादी और तजारती ताउन के बारे में पाकिस्तान और भारत के दरमियान सेक्रेटरियों की सतह की बातचीत कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। बातचीत में एक दूसरे के मुल्क में बैंकों की शाखें खोलने, ऑप्टिक फाइबर राब्ते, राहदारी, तजारत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ताउन से मुतालिक उमूर पर गौर किया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान ने जनूबी कोरिया के इमदादी कारकुनों की रिहाई के लिए डेडलाइन आज दोपहर तक बढ़ा दी है। तालिबान ने कहा है कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम न किए गए तो यरगमालियों में से बाज़ को हिलाक कर दिया जाएगा। तालिबान के तर्जुमान यूसुफ अहमदी ने कहा कि अफगान हुकूमत के साथ मजीद मुज़ाकरात नहीं हो सकते। यरगमालियों के मसले का वाहिद हल तालिबान कैदियों की रिहाई है। गजनी में जहां तालिबान ने जनूबी कोरिया के 22 इमदादी कारकुनों को यरगमाल बना रखा है, जनूबी कोरिया के सदर के खुसूसी नुमाइंदे ने काबुल में सदर हामिद कारज़ई से मुलाकात की और यरगमालियों की रिहाई की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी सदर बुश और बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म गॉर्डन ब्राउन के दरमियान मैरीलैंड में मुलाकात हो रही है। दोनों लीडर बाहमी दिलचस्पी के मामलात समेत आलमी और इलाकाई उमूर पर बातचीत करेंगे। मुलाकात में आलमी तजारत, ईरान, इराक, अफगानिस्तान और रूस पर तबादला ख्याल होगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का यह अमरीका का पहला दौरा है। अरब लीग के वज़ीर खारजा का इजलास आज मिस्र की दारुल हुकूमत काहिरा में हो रहा है। इजलास में फ़लस्तीनी इलाकों की सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास पहले फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म सलाम फयाज ने अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अमर मूसा के साथ काहिरा में मुलाकात की। मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अमर मूसा ने कहा कि फ़लस्तीनी तंजीमें बाहमी एतमाद को फ़रोग़ देकर अमन के लिए कोशिशें करें। खेल जकार्ता में इराक ने एशियन फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में इराक ने सऊदी अरब को 1-0 से हरा दिया। पहले हाफ तक मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर था। मैच का वाहिद गोल इराक के कप्तान यूनुस मोहम्मद ने 71वें मिनट में किया, जो फैसलाकुन साबित हुआ।
عراق نے پہلی دفعہ ایشین فٹ بال ٹورنامنٹ جیتا ہے. عراقی عوام کے لیے گزشتہ 4 سال کے دوران یہ بڑی خوشی ہے. پابندیوں کے باوجود میچ ختم ہوتے ہی عراقی عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی اور دیوانہ وار خوشی کا اظہار کیا. آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران شمالی پنجاب، جنوبی سندھ اور کشمیر میں چند ایک مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. ناظرین، یہ تھی ابھی تک کی تازہ ترین خبریں، اور موسم میں بھی آپ نے دیکھا کہ چند ایک مقامات پر گرج چمک کا امکان ہے. اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، اور پروگرام کے آگے بڑھانے سے پہلے جو ہمارا ایک سلسلہ ہے علامہ اقبال کا، وہ آج آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. علامہ اقبال کے چند اشعار اور بہت خوبصورت اشعار ناظرین ملاحظہ کیجیے گا، اور امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے. علامہ اقبال فرماتے ہیں: کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. طرب آشنائے خروش ہو تو نوا ہے محرم گوش ہو. وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردائے ساز میں. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. دم توف کرم کے شمع نے یہ کہا کہ وہ اثر کہن، نہ تیری حکایت سوز میں نہ میری حدیث گداز میں. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. ناظرین، یہ علامہ اقبال کے چند اشعار، اور آپ نے دیکھا کہ کتنے خوبصورت اشعار. پہلا ہی شعر دیکھیے: کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، یعنی ایسی حقیقت جس کا انتظار ہو، یعنی محبوب کا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، یعنی ایسی جبین جو عاجزی والی ہے، انکساری والی ہے، ایسی پیشانی جس میں عجز اور انکسار ہے. اور پھر یہ دیکھیے کہ طرب آشنائے خروش ہو، یعنی جذبہ عشق کی دھوم مچا دینے کے لطف سے آگاہ ہو. تو نوا ہے محرم گوش ہو. وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردائے ساز میں. اور پھر یہ دیکھیے کہ دم توف کرم کے شمع نے یہ کہا کہ طواف کے وقت جو کرم کے شمع یعنی پتنگا نے یہ کہا کہ وہ اثر کہن، کہ وہ جو پرانا اثر تھا، نہ تیری حکایت سوز میں ہے نہ میری حدیث گداز میں ہے. تو یہ اب دیکھیے کہ یہ ایک جلنے کی جو داستان، اور وہ شمع کو وہ پروانہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو پگھلنے کی بات ہے وہ اب وہ والی نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی. اور پھر یہ دیکھیے کہ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. اور پھر فرماتے ہیں کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. یہ علامہ اقبال کے اشعار جو ہمیشہ کی طرح فوڈ فار تھاٹ ہمارے لیے، اور ہم اس میں جتنا بھی ڈوب کر اس کو سمجھ سکیں میرا خیال ہے کہ اتنا ہی ضروری ہے. اور اب ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے ناظرین. پروگرام جس میں پہلے اوپننگ میں کہا تھا کہ ہم بات کریں گے مختلف حوالوں سے یو ایس انڈو یو ایس جو نیوکلیر ڈیل ہوئی ہے اس حوالے سے کہ اس کا انڈین پرسپیکٹو کیا ہے. ہم اپنے طور پہ تو جانچتے رہتے ہیں اس کو اور دیکھتے رہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اس میں کیا آپشنز ہیں، لیکن انڈیا اس وقت کس موڈ میں ہے یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں آج، اور مختلف لوگوں سے ہم بات کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ سبسٹینشیل پروگریس رپورٹ ہوئی تھی فرائیڈے والے دن، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ فائنل ریویو کے لیے یہ جو ڈیل ہے وہ اب بھیج دی جائے گی، فالوڈ بائی ٹف رینچنگ قسم کی جو نیگوسیشنز ہوئی تھیں. 300 ورکنگ آورز کی نیگوسیشنز یہ اسپین کرتی تھی، 300 آورز کے اوپر. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیے کہ کتنا زبردست قسم کی یہ نیگوسیشن ہوئی ہیں. اور یہ جو ڈیل ہے اس کو 1-2-3 ایگریمنٹ بھی کہتے ہیں.
123 एग्रीमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अमेंड करेगी 123 सेक्शन जो है यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट का, उसको ये अमेंड करेगी और इसलिए इसका नाम भी जो है वो 123 एग्रीमेंट है। हम चलते हैं भारत, और भारत में बात करते हैं के कतियाल साहब के साथ, साबिक एसोसिएट एडिटर हैं दी हिंदू के। के कतियाल साहब आदाब, कैसे हैं जी आप? बस मेहरबानी। आपकी सेहत कैसी है? हेलो जी, के कतियाल साहब मैं पूछ रहा हूँ आपकी सेहत ठीक है? माशाल्लाह, बस मेहरबानी है, आपकी दुआ है। अच्छा कतियाल साहब, यूएस इंडो न्यूक्लियर डील जो है, इस हवाले से आज हम इसका तजिया करना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि मैं देख रहा था इंडियन प्रेस में कि खासे लोगों ने इसको जहां पे अप्रिशिएट किया है वहां पे इसको क्रिटिसाइज भी किया है। आपका क्या व्यू है इस हवाले से? आप जरा काइंडली हमें उसका जिस्ट बताइएगा जी। नहीं, जिस हिसाब से ये अब आखिरी शक्ल में आया है जी, उसमें तो मेरा ख्याल में ये सही है, ठीक है। जो भी जितने भी हमारे तशवीशनाक पहलू थे जी, उसका हल निकल गया है मेरे ख्याल के मुताबिक। वो तशवीशनाक पहलू जो थे, एक तो ये था कि आप रिएक्टर जो हैं उनके ऊपर एक उनकी रिजर्वेशन थी, फिर ये था कि जो न्यूक्लियर फ्यूल है, ये था कि वो जो जैसे जिसको कहते हैं स्पेंट फ्यूल जी उसको आप नहीं कर सकते, रिप्रोसेस नहीं कर सकते जी, पहले उसमें ये उनकी तरफ से ये आई थी ये जरा, लेकिन अब जो है वो मान लिया है कि ये आपको उसका अख्तियार होगा, आप कर सकेंगे। एक ये बात है। दूसरी ये है कि वो अगर आप कल को न्यूक्लियर टेस्ट करें तो क्या उसके नतीजे क्या होंगे, उसके बारे में जो उन्होंने जो कुछ पहले कहते थे उससे अब जो है उनकी पोजीशन जो है हमारी नई दिल्ली की पोजीशन के तकरीबन बिल्कुल बराबर तो नहीं, लेकिन ये है कि वो उसमें कोई तजाद नहीं है। लेकिन ये है कि वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उस वक्त जो वॉलंटरी मॉरिटोरियम है, तो वो उनकी तरफ से कोशिश थी कि इस मॉरिटोरियम को एक फुल फ्लैट फॉर्मल एग्रीमेंट हो जाए, जिसके लिए ये हमारे लोग तैयार नहीं थे। तो ये कहते थे कि हालांकि इरादा तो नहीं है, लेकिन कभी कुछ ऐसी सूरत हालात पैदा हो जाए कि अपनी सिक्योरिटी के लिए करना पड़े तो उसके लिए हम अपने आप को पहले बांध नहीं सकते। तो उसकी वजह से ये तो ऐसा ही है, या हिंदुस्तान है या पाकिस्तान है, जब भी अगर वो करना चाहे करे तो उसके जितने जो नतीजे होंगे, पॉलिटिकल नतायज होंगे, वो उनको भुगतने पड़ेंगे। तो वो उस वक्त की देखने वाली बात है। तो क्या कतियाल साहब आप समझती हैं कि इस डील के अप्रूव हो जाने के बाद, जो कि अभी नहीं हुई है, तो इंडिया की जो न्यूक्लियर आइसोलेशन है वो खत्म हो जाएगी? हाँ, ये उम्मीद तो यही है, यही है इसका। न्यूक्लियर आइसोलेशन तो कुछ तो पहले भी खत्म हो गई थी 9/11 के बाद, जो उन्होंने जितनी सैंक्शन थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ वो हट गई थी। लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो हमें तो 74 के बाद नहीं मिल रही थी। तो उम्मीद यही है कि वो टेक्नोलॉजी जो है वो उसकी कोई उसमें मिलने में जितनी दिक्कतें पहले जो रुकावटें थी वो नहीं होंगी। तो इसमें आपने 74 का जिक्र किया कतियाल साहब, 74 में जो वाकया हुआ था उसमें ये भी आपको याद है कि जो अमेरिकन सप्लाईज थी रोक दी गई थी, और क्या अब आपको यकीन है कि इस डील के बाद कोई इस तरह का जब वाकया होगा तो अमेरिकन सप्लाईज सडनली एकदम फिर रोक नहीं दी जाएगी? हाँ, यही वही जो पुराना तलख तजर्बा था हिंदुस्तान का, तो वो जब भी बातचीत चल रही थी तो वो उनके दिमाग ज़हन में वो बिल्कुल था कि वो चाहते थे कि इस किस्म की जो हालात पैदा हुए थे उस वक्त में, तारापुर जो एक प्लांट था उसका वो हैवी वाटर जिसको कहते हैं वो मिलना बंद हो गया था अमेरिका की तरफ से। बाद में दूसरे मुल्कों से मिला, चाइना से मिला, रशिया से मिला। तो वो उनके जहन में हमारे लोगों के जो बातचीत कर रही थी ये थी कि ऐसी सूरत हालात फिर पैदा ना हो। तो इसमें अब उम्मीद है, आप देखिए उसका जो टेक्स्ट है वो तो 4-5 दिन में आएगा, ये एग्रीमेंट जो हुआ है, मुआहदा हुआ है। अच्छा कतियाल साहब, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि ये जो पूरी सूरत हाल हम देख रहे हैं, इसमें क्या आप समझते हैं कि जो राइट विंग पार्टीज हैं इंडिया की,
ان کا جو کنسرن ہے, بی جے پی نے اسپیشلی یہ کہا ہے کہ اٹ از اے سیل آؤٹ, تو اب آپ ان لوگوں کو کیسے کنونس کرے گی انڈین اسٹیبلشمنٹ؟ یہ حکومت کے لیے یہ ہے کہ کیسے اس کو سیل کیا جائے. رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ دونوں کی طرف سے کافی ان کے شبہات ہیں, تو ان کے کچھ تو شبہات کی کوئی وجہ ہے کہ جب تک ان کو پوری بریفنگ نہ ہو تو ان کو فیکچوئل پوزیشن کیا ہے کچھ تو اس سے دور ہو سکتے ہیں. کیونکہ اس میں یہ دیکھ رہا تھا کتیال صاحب کہ صرف جو پولیٹیشنز ہیں, پولیٹیشنز ہی صرف اس کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں. چلیں پولیٹیشنز کے ذرا تھوڑے سے مفادات ذرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں, لیکن جو نیوکلیئر ایکسپرٹس ہیں اور سائنٹسٹس ہیں فارمر, وہ بھی کر رہے ہیں. بلکہ جو چیئرمین ہیں ایٹامک انرجی وہ خود کر رہے ہیں, بالکل صحیح کر رہے ہیں, خود کر وہ بالکل ابھی جو واشنگٹن میں بات چیت ہوئی تھی جس میں سیکورٹی ایڈوائزر اور فورن سیکرٹری اور ہمارے ایمبیسڈر وہاں کے ان کے ساتھ یہ بھی تھے. نیوکلیئر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کو بالکل آخری مرحلہ جو بات چیت کا تھا اس میں انوالو کیا ہے. یہ آپ کتیال صاحب آپ انیل کاکودکر صاحب کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی, انیل کاکودکر صاحب جو ہیں چیئرمین ہیں جو جی ہاں, ٹھیک. تو انہوں نے اپنے جو بھی پریس کے اسٹیٹمنٹ آئے ہیں اپنی پوری تسلی کا اظہار کیا ہے. انہوں نے, وہ اب مطمئن ہے؟ ہاں بالکل مطمئن ہے. اچھا, ایک اور چیز اس میں بتائیے گا کہ جو ایک کنسرن ہے لوگوں میں جو پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹروسو انسپیکشنز ہوں گی انڈیا کے جو نیوکلیئر پروجیکٹ ہے اس کے اندر, تو اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا, انڈیا کے لیے بہتر نہیں ہوگا کہ امریکنز آئیں اور وہاں پہ آ کے انسپیکشنز کرتے پھریں اور تمام جو معاملات ہیں ان کو دیکھتے رہیں. اب یہ اس کی کیسی شکل ہو, ابھی IAEA جو ہے جو ویانا میں جو نیوکلیئر باڈی ہے آرگنائزیشن ہے اس میں دخل ہوگا انسپیکشن میں کیسے ہوگا. تو یہ ایک دو طرح کی ہے, سیف گارڈڈ فیسلٹیز اور ان سیف گارڈڈ. جو سیف گارڈڈ ہے جہاں سے امریکہ کی ٹیکنالوجی ملے گی تو اس کو تو انسپیکشن کے لیے ہم کھولیں گے, جس سے نہیں ملے گی اور جس کو علیحدہ رکھا ہے تو اس میں کسی کو دکھانے کا انسپیکشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور یہ بات مانی جا چکی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں جو جو ریئیکٹرز ہیں وہ ظاہر ہے کہ آپ کھولیں گے, اور جو باقی 8 ہیں وہ 22 میں سے وہ نہیں کھولیں گے آپ. ہاں وہ بالکل. اچھا, اس میں ایک چیز اور بھی ہے, یہ ہے کہ جو 30 پیجز کا جو ڈرافٹ ہے وہ ابھی تک پبلک نہیں کیا گیا, اس میں کیا مصلحت ہے؟ وہ ان کی کچھ انہوں نے اپنے, یہ تو سرکاروں کی دونوں کی ان کی جو ہے کچھ انہوں نے اپنے اسٹیپ لینے ہیں, کچھ بتانا ہوگا کہاں کرنا ہے, کلیئرنس کرنی ہے. تو پہلے تو یہ تھا کہ 2 اگست کو ہوگا, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 یا 5 تاریخ کو آئے گا. تو اس کے بعد ہمارے ہاں پارلیمنٹ 10 تاریخ کو مل رہی ہے, تو سب سے پہلا میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کا اسٹیٹمنٹ اس پہ ہوگا. لیکن یہ پارلیمنٹ تو اپروو نہیں کرے گی, اس کو تو کیبنٹ کی کمیٹی جو ہے اپروول نہیں ہوتا. ہمارے ہاں جو ہے جو انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہوتے ہیں, ٹریٹیز ہوتی ہیں, وہ پارلیمنٹ نہیں ہوتی, لیکن ڈسکشن ہوتی ہے, ووٹنگ نہیں ہوتی. اور اس کی جو اپروول ہے وہ کیبنٹ کی کمیٹی دے گی اور پولیٹیکل افیئرز وہ انہوں نے دے دی ہے. چلیں ٹھیک ہے. کیبنٹ کمیٹی 2 ہے, ایک کیبنٹ کمیٹی اور سیکورٹی پہ ہے, پولیٹیکل افیئرز پہ ہے. دونوں کی اکٹھی میٹنگ ہوئی تھی پچھلے ہفتے, تو دونوں نے اس کی اپروول دے دی ہے, اور یہ بات پریس کو بتا بھی. تو اب بیسیکلی آپ کی طرف سے اس کی اپروول آ گئی ہے, اب صرف امریکن کانگریس کی طرف سے اپروول آنا باقی ہے. ہاں نہیں, ہمیں بھی پولیٹیکل پارٹیز کو سرکار کو سنبھالنا پڑے گا, کیونکہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا. ان کے کتنے, جیسے میں نے پہلے کہا ہے, ان کی کتنے شبہات ہیں, اس کو کیسے دور کریں, کتنے کر سکتے ہیں. کچھ تو صحیح ہوں گے, کچھ جو اپوزیشن ہے اس کی اپنی پارٹی پوزیشن ہوتی ہے, ان کے اس وجہ سے اپوزیشن اور گورنمنٹ کا ایک سلسلہ اور طرح کا اس کا رخ ہوتا ہے, تو وہ رہے گا. لیکن میرے خیال میں کہ کافی حد تک سرکار اس کو قابو میں مینج کر لے گی. چلیں کتیال صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا جی, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. کے کتیال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, سابق ایسوسیٹ ایڈیٹر اور کنسلٹنٹ ایڈیٹر دا ہندو.
और उनसे बात हो रही थी इसी हवाले से। और एक इम्पॉर्टेंट ये डील है, इसमें मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स इसके हम देखना चाह रहे हैं, लेकिन कॉलर्स का सिलसिला भी जारी है। हम कॉलर्स को भी ज़रा साथ साथ लेके चलते हैं, देखते हैं पहले कॉलर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जनाब अली, तारुफ का मैं बात कर रहा हूँ जी। कहाँ से? भिंबर से फरमाइएगा जी। जी, मेरा ये सवाल है कि ये जो अमेरिका का जौहरी माहिदा भारत के साथ हुआ है, इस से पाकिस्तान के दिफा पर क्या असर पड़ेगा? और दूसरा जो है, मेरा ख्याल है कि कश्मीर का मसला, कश्मीर अमेरिका जो है भारत के साथ जौहरी माहिदा कर रहे, तो I'm sorry, आपकी जो क्वालिटी ऑफ साउंड है वो ज़रा बेहतर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा ये तो एक इशू है, खासा बड़ा इशू है। हमारे लिए वो डील नहीं है, वो सिर्फ इंडिया के लिए स्पेसिफिक है, इसलिए हमारे लिए चैलेंजेस हैं। इसमें देखना पड़ेगा कि हमें अब क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं और हमें ऑप्शंस एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी और हमें उनको यूज़ करना पड़ेगा। एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो 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 जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। तारुफ करवाइएगा। अस्सलाम वालेकुम खाना साहब। जनाब अली। ये सर सबसे पहली बात तो ये है, आप मेरी बात जरा तवज्जो से सुनिएगा। अपना तारुफ करवा दीजिएगा पहले। जी, मैं इमरान सर टोबटेक सिंह से। टोबटेक सिंह से फरमाइएगा जी। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस दिन आपके प्रोग्राम की सालगिरह थी जी, उस दिन मैंने आपके ऑपरेटर ने मुझे 20 मिनट जो है वो होल्ड पे मेरी कॉल रखी। अच्छा। तो वो आपके पास को मेरा ड्यू है, वो मैं सियासतदाना की तरह आपको छोड़ूंगा नहीं, वो मैं आपसे वसूल कर लूंगा, पहली बात। ठीक। दूसरी बात ये है कि प्रोग्राम तो वैसे भी पीटीवी पे बहुत अच्छे जा रहे हैं, जैसे सलीम साहब का वो जा रहा है, और उसके बाद हामून है और जुबैर अहमद सदीकी हैं, अनवारुल हसन साहब हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसरार अहमद कसाना का जो मकाम है वो मेरे ख्याल है ऑडियंस में किसी को नहीं दिया। तो ये जो न्यूज प्लस का क्रेडिट है जो प्रोग्राम का, ये सारा का सारा पीटीवी की टीम को तो जाता ही है, लेकिन उसमें 4 चांद जो है ना वो इसरार अहमद कसाना ने लगाए हैं। चलें जनाब, तो हमें बड़ा दुख हुआ है ये सुन के कि आपका प्रोग्राम जो है खत्म हो रहा है। अल्लाह ताला बेहतर करेगा। नेक्स्ट टाइम हम उम्मीद करते हैं कि आप जिस प्रोग्राम में भी आएंगे इंशाल्लाह जो है ना वो उस प्रोग्राम को आप जो है ना वो नए सिरे से 4 चांद लगा देंगे। बहुत शुक्रिया आपने टोबटेक सिंह से कॉल किया, बहुत मालिश। और ये आपकी दुआएं हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने रंग लगाया है। और इन सादत बज़ोर बाजू नेस्त ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा, ये तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो देती है। हमारे साथ कॉलर्स का सिलसिला जारी है, और जैसे मैंने पहले कहा था कि फाइनल डेज हैं न्यूज़ प्लस के, और इसलिए हम चाह रहे हैं कि लोगों से ज़्यादा जो इनपुट है वो ले सकें और ज़ाहिर है कि दुआएं भी दे सकें, क्योंकि दुआओं के तो फैल ही, दुआ तो तकदीर भी बदल देती है, और दुआ जो है वो खासा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इसी हवाले से, इसी इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल कपिल कॉक साहब, और चलते हैं दोबारा नई दिल्ली और बात करते हैं एयर वाइस मार्शल कपिल कॉक साहब से। एडिशनल डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज न्यू दिल्ली। एयर मार्शल साहब आदाब। आदाब जी, आदाब। कैसे हैं जी आप? बहुत शुक्रिया। अच्छा कपिल कॉक साहब, मुझे जरा बताइएगा, हम बात कर रहे थे, अभी हमारी बात हो रही थी आप ही के एक कंसल्टेंट एडिटर हैं दी हिंदू के कत्याल साहब से, और बात हो रही थी इसी इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के हवाले से। आप जरा बताइएगा कि बीइंग अ टेक्निकल एक्सपर्ट आप इसको किस तरह ले रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा था कि खासे जो फॉर्मर न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, इवन आपके जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन हैं काकुदकर साहब, उनका भी कंसर्न था इस डील के हवाले से। तो आप क्या समझते हैं कि ये डील जो है इट विल गो अ लॉन्ग वे इन क्रिएटिंग कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया? जी, इस पर कोई शक नहीं है। देखिए, कुछ शर्तें थी साइंटिफिक कम्युनिटी की कि हमारा जो स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली का प्रोग्राम है परमाणु शस्त्रों का, और फ्यूल गारंटीज होनी चाहिए, रिप्रोसेसिंग स्पेंट फ्यूल वो बड़ी बहुत ही क्रिटिकल, जिसे अंग्रेजी में डील ब्रेकर कहा जाता था। तो ये सब अगर आप देखेंगे इतने 2 सालों से ये चल रहा है, तो ये जो कुछ भी साइंटिफिक कम्युनिटी की CPIM, आपको पता है कि हमारी तो मिली जुली सरकार है भारत में, तो इनकी रिजर्वेशंस थी जो अभी टेक्स्ट कहा
आ जाता, अभी तो टेक्स्ट हमने भी नहीं देखा, अभी तो रिलीज भी नहीं हुआ है, बट लगता है कि जो कुछ भी खिलाफत इसके बारे में थी उसमें कोई ग्राउंड्स अब है नहीं। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, इस डील में पाकिस्तान के लिए भी इजाफा हो सकता है। देखिए, ये एक तरीके से पाकिस्तान के लिए डील खुल रही है। अब ये 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, ये तो वक्त ही बता सकता है, क्योंकि कुछ पाकिस्तान की अंदरूनी जो पॉलिसीज हैं, खारिजे महकमा की पॉलिसीज हैं, उनको अगर बदलाव किया जाएगा तो मुझे कोई शक नहीं है कि ऐसी डील पाकिस्तान को भी मिल सकती है। और ऊर्जा जो जनूबी एशिया में बहुत ही जरूरी एक चीज है, पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए, सारे जनूबी एशिया के मुल्कों के लिए, सबके लिए इस पे लाभ है, इस पे फायदा हो सकता है। अच्छा, इसमें अगर फायदा हो सकता है, चलें पाकिस्तान के लिए तो अभी तो फॉर द टाइम बिंग तो अमेरिका की तरफ से भी कह दिया गया कि इट इज ओनली इंडिया स्पेसिफिक। डाउन द रोड 5 साल 10 साल के बाद अगर कुछ होगा तो वो बाद में देखेंगे। मुझे एक चीज बताइएगा कि ये जो कहते हैं कि जी ये एनर्जी सिक्योरिटी जो है इंडिया की, उसके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। अभी एज ऑफ टुडे आपकी जो एनर्जी प्रोडक्शन है और खासतौर पर न्यूक्लियर एरिना में वो सिर्फ 3% है, और 2030 तक जब आप जाएंगे और ये पूरी डील पूरी इंप्लीमेंट होने के बाद भी तो ये 6% तक जाएगी, तो ये एनर्जी सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर करेगी? नहीं, इस डील में देखिए 2-4 ऐसे पहलू हैं जिनको हमें समझना है। पहली तो एक है कि ये जियोपॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक जो इसकी अहमियत है वो ये है कि भारत क्या भूमिका, क्या रोल निभाता है अगले 10, 15, 20 साल में, जहां अमेरिका और भारत की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। आप खुद ही जानते हैं पाकिस्तान और अमेरिका की भी पार्टनरशिप है। तो एक तरीके से आप देखिए कि पाकिस्तान ने इस डील के बारे में सरकार ने एक तरीके की सपोर्ट दी है, किसी ने खिलाफत नहीं की है इसकी। तो इसकी वजह यह है कि भारत और पाकिस्तान का जो पीस प्रोसेस है वो आगे बढ़ रहा है। जो आप 3% की बात कर रहे हैं, देखिए रिएक्टर आने में कम से कम 10 साल लगेंगे। ये 1-2-3 साल तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए लग सकते हैं। अगर पैरेलल प्रोसेस भी करें तो 5-7 साल में ये रिएक्टर हमारे भारत में ऑपरेशनल होंगे। तो तब आप देखते हैं कि 6% बढ़ेगा, मगर आप सारी दुनिया में देखेंगे 16% न्यूक्लियर एनर्जी सारी दुनिया में है। जापान में 52% है, फ्रांस में 72% है, और पाकिस्तान में भी 1-2% से भी कम ही है। तो एक मैं सोचता हूं इस पे हमें दूर की देखनी है, 2-4-5 साल की बात नहीं है। और इसकी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस जो है वो भी बहुत अहमियत रखता है, और वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए, जनूबी एशिया के लिए और सारी एशिया की स्टेबिलिटी और ट्रैंक्विलिटी के लिए, क्योंकि भारत आगे इसकी काफी एक तरीके की जिम्मेदाराना तरीके से एक अहमियत रखेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इसकी जो मुखालफत आप कह रहे थे कि पाकिस्तान ने भी नहीं की, बाकी भी जगह पे, लेकिन इनसाइड इंडिया आप देख रहे हैं कि राइट विंग, लेफ्ट विंग जो पार्टीज हैं वो इसको क्रिटिसाइज कर रही हैं। स्पेशली बीजेपी ने तो इसको सेल आउट कह दिया है कि ये सेल आउट है। नहीं, बात यह है कि यहाँ पे भारत में आप जानते हैं ये कोल्ड वॉर का एक माइंडसेट है, जो सारी दुनिया जो बदल रही है इतने फास्ट डायनेमिक पेस से, जो लोगों के माइंड सेट है उस पर थोड़ा वक्त लगता है। इस पे सीपीआई सीपीएम को तो ट्रेडिशनल, आपको जानते होंगे जब पोखरण 2 हुआ था उन्होंने उसकी मुखालफत की थी, क्योंकि क्यों किया गया है। और जब आप न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो कहते हैं इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आने चाहिए। तो एक इनकंसिस्टेंसी देखिए, बीजेपी ने जो ऑपोजिशन दिखाई है वो भी बीजेपी ने इस प्रोग्राम की शुरुआत उन्होंने की थी, और हाल ही में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुद ही अटल बिहारी वाजपेयी को कहा था कि ये जो प्रोग्राम है आपने शुरू किया था और मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। तो मतलब एक तरीके से कंसेंसस है, मगर आप जानते हैं सियासी भारत की जमहूरियत ऐसा
वाइब्रेंट है, तो हर एक इशू को एक तरीके सियासी ढंग से देख। अच्छा, इसमें एक और जो टेक्निकल है फैक्टर है वो ये है कि जो थोरियम रिएक्टर्स हैं, इवेंचुअली कहा जाता है कि वहां तक हमने इसको लेके जाना है इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को। अब उसमें ये देखा जा रहा है कि थोरियम रिएक्टर्स का जो है उसमें फास्ट ब्रीडर्स जो हैं वो उसकी प्री रेक्विजिट्स होते हैं। अब फास्ट ब्रीडर्स का जो ताल्लुक है उसमें एक तो इसकी फिजिबिलिटी अभी तक नहीं बनाएगी, और फिर फास्ट ब्रीडर्स जो हैं उसमें वाइस मार्शल साहब मैं ये पूछना चाहूंगा कि उसको तो हमने देखा है कि अभी तक वो फेलियर के तौर पर सामने आए हैं, इवन फ्रांस में वो कामयाब नहीं हुए, फ्रांस में भी वो नाकाम हुए हैं, तो ये कैसे फिर आगे बढ़ेगा ये सिलसिला? नहीं, ये मैं इसको क्लैरिफाई कर रहा हूँ, कुछ शायद मिसअंडरस्टैंडिंग है इंटरप्रिटेशन में। बात यह है कि कोई कई 30 साल से भारत की हिकमत अमली रही है, जो ऊर्जा परमाणु तरीके की ऊर्जा है, उस पर 3 स्टेज में पहले तो प्रेशराइज हाई वाटर रिएक्टर्स हैं, उसके बाद फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, और उसके बाद थोरियम, क्योंकि भारत में थोरियम काफी मौजूद है। तो ये 3 स्टेज प्रोग्राम बढ़ रहा है, इस पर वक्त लगेगा। बट ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर फ्रांस में नाकामयाब हुए हैं। फ्रांस और भारत में ही सारी दुनिया में 2 मुल्क हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। हमारा 50 मेगावाट का जो एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है वो कामयाब हुआ है, और आप देख रहे हैं कि आगे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता था कि हमें स्पेंट फ्यूल रिप्रोसेसिंग की इजाजत मिलनी चाहिए, और वो मिली है, क्योंकि वो बहुत क्रिटिकल था। वो एक और डील ब्रेकर था। आप जानते होंगे कि पहले जब इसकी नेगोशिएशन हुई थी तो काकोडकर साहब ने खुद कहा था कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हमारे जो हैं वो इन जो सेफ गार्डेड रिएक्टर से बाहर होंगे। मेरे ख्याल में ये दोनों चीजें एक तरीके से पैरेलल में आगे बढ़ेंगी। 3 स्टेज प्रोग्राम जिसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, और दूसरा फ्री इंपोर्ट होगा रिएक्टर्स का, फ्रांस से होगा, रूस से होगा, अमेरिका से होगा, बाकी यूरोपियन मुल्कों से होगा। तो मुझे लगता है कि भारत की जो ऊर्जा की सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी है, उस पर ये काफी अहमियत रखता है। और ऐसा भी एक टारगेट हुआ है कि कम से कम इस बार तो 3,300 मेगावाट हम न्यूक्लियर एनर्जी से न्यूक्लियर पावर रिएक्टर से बनाते। आगे लगता है कि कम से कम 20,000 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर से आएंगे ये 2020 तक। अच्छा, तो इसीलिए मैं जो पाकिस्तान का उठा रहा था कि ये एक तरीके से ये न्यूक्लियर डील एक शुरुआत है कि पाकिस्तान को भी मिलेगी, पर कुछ पाकिस्तान के इंटरनल स्ट्रक्चर्स में चेंजेस लाने हैं, और वैसा ही नॉन प्रोलिफरेशन का रिकॉर्ड होना चाहिए जैसे कि भारत का होगा, और उस पर भी कोई शक नहीं है। 5, 10, 15 साल इंशाल्लाह वो भी होगा। अच्छा, ये एक चीज और भी जरा बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी जरा बताइएगा कि इंडियन न्यूक्लियर आइसोलेशन के हवाले से भी एक कहा जाता है कि इस डील के बाद जो आइसोलेशन है इंडिया की वो खत्म हो जाएगी। डू यू एग्री विद दिस असेसमेंट? नहीं, वो तो उसमें कोई शक नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है आपने, क्योंकि देखिए भारत और पाकिस्तान ने एनपीटी साइन नहीं की। एनपीटी में सारी दुनिया में ये 5 मेंबर्स न्यूक्लियर मेंबर्स बन गए हैं, और वो किसी को अंदर आने नहीं देना चाहते हैं। जिसने टेस्ट नहीं किया 1 जनवरी 1967 तक, तो ना पाकिस्तान ने किया था ना भारत ने किया था। अब इस पे ये है कि न्यूक्लियर आइसोलेशन हुई क्यों? आइसोलेशन ही नहीं, वो काफी भारत को मुश्किलें उठानी पड़ी, क्योंकि कोई तकनीकी जो इल्म है वो भारत को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, इक्विपमेंट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, फ्यूल को रोक लिया था। आपको 1974 वाले चीन ने भारत को न्यूक्लियर फ्यूल दिया था। तो ये आइसोलेशन अब इसलिए खत्म होगी क्योंकि जो कोई भी न्यूक्लियर कॉमर्स है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप हो या सेफगार्ड एग्रीमेंट IAEA के साथ जब हो, और जब कांग्रेस अमेरिका में वोट करे एंड ऑफ दिस ईयर तक, तो उसके बाद आप देखिए कि न्यूक्लियर कॉमर्स फ्रीली होगा, और भारत एक तरीके की सारी दुनिया में जिम्मेदाराना तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी जो भारत की विकास और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अहमियत रखता है, फ्रीली आ जाएगी भारत में। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कपिल साहब, उसमें भी मैं आपकी इनपुट चाहूंगा
کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ انڈیا کو لیور کیا گیا ہے اس ڈیل کے لیے، کیونکہ امریکہ چاہتا تھا کہ انڈیا امریکن کیمپ میں آئے، اور جو ایک اس کا انڈیپینڈنٹ پوسچر ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں وہ اس سے ختم ہو، اور امریکن کیمپ میں انڈیا آ جائے، اور جو بھی پالیسیز ہیں امریکہ کی اس میں بھی خاص طور پہ کاؤنٹر فوائل کے طور پر چائنا کے اس کو آگے بڑھایا جائے. تو اس طرح کی اسیسمنٹ بھی وہاں پہ موجود ہے؟ نہیں، جیسے یہ ایک طریقے کی غلط فہمی ہے. کچھ انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں جو امریکہ کے خلاف ہیں، مخالفت کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا رنگ دے رہے ہیں اس پارٹنرشپ پہ. میں بھروسہ دلانا چاہتا ہوں آپ کے ویورز کو کہ جہاں تک کہ بھارت کی خارجی طریقے کی پالیسیز رہیں گی، ایکسٹرنل پالیسیز، ان میں کوئی چینج نہیں ہوگا کہ بھارت امریکہ کے ساتھ بھی دوستی رکھے گا، بھارت چین کے ساتھ بھی دوستی رکھے گا. آپ دیکھیں گے بھارت کی تاریخ میں پچھلے 60 سال میں بھارت اور پاکستان جب سے انڈیپینڈنٹ ہوئے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ 60 سال میں اس وقت جو بھارت کے رشتے ہیں ساری دنیا کے ساتھ، ساری دنیا کی کنٹریز کے ساتھ، ایسے رشتے اچھے کبھی نہیں ہوئے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت نے ایک انڈیپینڈنٹ اسٹریٹجک اٹانومی سنبھالی ہے. پاکستان کے ساتھ بھی دوسرے آپ جانتے ہیں ہمارے انڈو پاک پرانے کتنے مطلب رشتوں میں کتنے درار تھا. اب آپ دیکھیے پیس پروسیس آگے بڑھ رہا ہے، چین کے ساتھ بڑھ رہا ہے، جاپان، روس، یورپین یونین، چائنا، سب کے ساتھ رشتے ٹھیک ہیں. اور یہ بھارت کبھی نہیں کسی الائنس میں نہیں آئے گا. آپ جانتے ہیں، پاکستان خود ہی جانتا ہے، پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ الائنسز میں مشکلیں رہتی ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں پاکستان کی سرکار بھی امریکہ کے ساتھ ویسے ہی اچھے رشتے ہیں جیسے چین کے ساتھ رشتے ہیں، یورپین یونین. اچھا، اس میں ایک اور بھی کوشچن اٹھتا ہے کہ کوئڈ پرو کوز بھی اس میں کچھ نہ کچھ تھے، لارج ملٹری کانٹریکٹس وغیرہ کا شاید اس میں کچھ ہے. یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے بھی یہ ڈیل جو ہے وہ فائنلائز کی گئی ہے، کہ جس میں امریکہ کا بھی بہت بڑا انٹرسٹ تھا کہ ملٹری کانٹریکٹس ملیں گے انڈیا سے، تو وہ چاہ رہا تھا کہ اس طرح کی سچویشن بنے تاکہ وہ پاسبل ہو سکے. نہیں، یہ باتیں تو دیکھیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئڈ پرو کوز تو اس پہ ہے نہیں. پردھان منتری اور ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے حال ہی میں کہا ہے کہ یہ ڈیل، اور فارن سیکرٹری ہمارے شیو شنکر مینن، انہوں نے کہا ہے یہ ڈیل نیوکلیئر ارجا کی ڈیل ہے، اس پہ اور کوئی کنڈیشنلٹیز نہیں ہے. مگر یہ ایک سوچ وچار کرنا اس بات میں. یہ ڈیل ٹاپ لیول لیڈرشپ جارج بش اور منموہن سنگھ نے خود ہی اس کو سٹیئر کیا ہے، اور جو بھی انسٹیٹیوشنل اس میں ہینڈیکیپس اور امپیڈمنٹس تھے ان کو ہٹایا گیا ہے. ٹھیک چلیں. بھارت اور امریکہ کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے یہ اس کا ایک پہلو ہے. مگر ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئڈ پرو کو ہے کہ ہم آپ کے لڑاکو ومان خریدیں گے کیونکہ آپ نے ہمیں نیوکلیئر. اس پہ یہ بھی دوسری بات شک نہیں ہے کہ ایسا جیسے خود ہی آپ نے کہا، امریکہ نے دکھایا ہے کہ یہ ٹیکسٹ کے بعد کہ ان کی ضرورت اس ڈیل کی اتنی ہے جتنی انڈیا کی. بالکل صحیح. تو یہ آپ آگے میں جو دیکھیں گے تو بھارت اور امریکہ یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے اتنے پہلو ہیں، ان میں ڈیل کے کچھ اور پہلو ہو سکتے ہیں. مگر یہ کہنا کہ اس پہ کوئڈ پرو کو ہے کہ جی جو 126 لڑاکو ومان بھارت خریدنا چاہتا ہے وہ امریکہ سے خریدے گا، میرے خیال میں یہ اس وقت ناجائز کہنا. چلیں کپل کاک صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ سے تفصیل سے بات ہوئی اور آپ کی ان پٹ کا بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ جی. اور ایئر وائس مارشل کپل کاک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار ایئر پاور اسٹڈیز نیو دہلی کے، اور وہ بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے ہمیں کہ کس طریقے سے یہ ڈیل جو ہے وہ آگے چلے گی. ہمارے ساتھ کالرز کا سلسلہ جاری ہے، دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ کون ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. جی کون صاحبہ بول رہی ہیں، کہاں سے بول رہی ہیں؟ سر میں شمائلہ بات کر رہی ہوں جڑامالہ سے. شمائلہ صاحبہ جڑامالہ سے، فرمائیے گا جی. جی سر. سر آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، نوازش. آپ بڑی اچھی کمپیئرنگ کرتے ہیں سر. پلیز آپ روز صبح کے وقت ہی کوئی پروگرام لیجیے گا کیونکہ ہم آپ کے پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں.
चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। अब ये तो मुझे नहीं मालूम कि सुबह के वक्त ही होगा, लेकिन सुबह के वक्त एक अच्छा प्रोग्राम हम लॉन्च करने जा रहे हैं बहुत जल्द। उम्मीद है कि वो आपको पसंद आएगा और उसमें अच्छे अच्छे जो सेगमेंट्स हैं वो भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे ताकि आप लोगों को पसंद आए और आपकी उम्मीदों पे भी उम्मीद है कि वो टीम जो है वो पूरा उतरेगी। ये सिलसिला चलता रहेगा नाज़रीन, और इंडियन अमेरिकन डील जो है उस हवाले से हम बात कर रहे हैं और इसमें हमने 2 लोगों से बात की है अभी तक, और इसमें ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डील है इस हवाले से, जो मैं पहले से आपको बता रहा था कि इसका नाम 123 एग्रीमेंट भी है, क्योंकि ये सेक्शन 123 जो है यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट का, उसको अमेंड करेगी, जो कि अलाउ करेगा सिविलियन न्यूक्लियर कॉमर्स विद इंडिया। ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक है, इंडिया के लिए सिर्फ अमेंडमेंट की गई है, और ये भी आप जानते हैं कि इंडिया ने अभी तक एनपीटी पे साइन नहीं किया। फिर अभी तक मैंने ये भी बताया आपको कि इसकी डिटेल्स जो हैं वो अभी तक सामने नहीं आई हैं। 30 पेज एग्रीमेंट है जिसकी डिटेल्स अभी आना बाकी हैं, जब आएंगी तो उसके बाद मजीद हम तजिया करने की पोजीशन में होंगे। एक और कॉल से जरा बात कर लेते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब और कहाँ से? मैं अब्दुल वहाब खान बोल रहा हूँ जी, डिस्ट्रिक्ट स्वाबी से। अब्दुल वहाब साहब स्वाबी से फरमाइएगा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब अली, वालेकुम अस्सलाम। ये बात दरअसल ये है कि ये जो डील की बात हो रही है अमेरिका और इंडिया की, तो एक तरफ तो अमेरिका जो है ईरान और कोरिया पर पाबंदी की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ अपने कैंप को मजबूत बनाने के लिए यहाँ डील की बात हो रही है। इंडिया के साथ अमेरिका की जोहरी डील, क्या पाकिस्तान को मजीद डू मोर के लिए तैयार तो नहीं करना? दूसरी बात, क्या हम चीन या दूसरे किसी भी एटी मुल्क से इस किस्म की डील नहीं कर सकते? और तीसरी बात यह कि क्या इससे हमारे लिए दरवाजे नहीं खुले? और आखिरी बात जो मैं कसाना साहब से ये करूंगा कि कसाना साहब, इस प्रोग्राम के आखिरी प्रोग्राम का सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। इस प्रोग्राम ने मुल्की, गैर मुल्की, दाखिली, खारजी, तालीमी, सियासी, माशी, माशरती, तिजारती और दहशतगर्दी की रोकथाम से लेकर अमन आश्ती के लिए स्कॉलर्स, उलमा, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, हर तबका फिक्र की आवाम के लोगों को बुलाकर उनका पैगाम और अखलाकी सबक न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि जुनूब मशरिकी एशिया से लेकर यूरोप तक अपनी बात पहुंचाई, और अवाम ने हर जगह इस प्रोग्राम को सराहा। क्या इसके बाद कोई दूसरा बेहतर प्रोग्राम आएगा? और आखिरी बात, मैं ये टेलीविजन हकाम से पूछना चाहूंगा कि कसाना को आपने कहाँ रखना है? ये अनवारुल हसन, सैयद मोहसिन रजा, सलीम साफी, अहमद कुरैशी और शहाब साहब वगैरह, इनको जो है आप प्लीज इनके साथ मत चिड़िए, ये हमारे लिए बहुत काम के लोग हैं। चलें, थैंक यू वेरी मच अब्दुल वहाब साहब, आपने 7-8 बातें इकट्ठी कर डाली हैं, और बाकी जो सारे क्वेश्चन हैं उनके तो जवाब आपको प्रोग्राम के जरिए मिलते जाएंगे। लेकिन मैं अपने प्रोग्राम के हवाले से बता दूं कि इंशाल्लाह आप जो भी प्रोग्राम सुबह आएगा वो अच्छा होगा, और हमारे बहुत अच्छे कॉम्पेयर्स हैं, आप जानते हैं उनको, और बड़ा अच्छा नॉलेजेबल कॉम्पेयर्स हैं, सब आपके साथ अच्छे तरीके से करेंगे। आपकी मोहब्बत का बहरहाल शुक्रिया और बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अब मौजूद हैं सिद्धार्थ वरदराजन, डिप्टी एडिटर हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर हैं दी हिंदू के। सिद्धार्थ साहब जनाब, आदाब। आदाब, कैसे हैं जी आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा सिद्धार्थ साहब, आप दी हिंदू से ताल्लुक रखते हैं और बीइंग ए जर्नलिस्ट, अभी हम बात कर रहे थे, 1-2 एक्सपर्ट्स इंडिया से हमने लिए हुए थे, तो उनसे बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि इस डील से बहुत फायदा होगा इंडिया को, और मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही है कि अगर ये फायदा हो रहा है या होगा तो इसमें जो मेजर पार्टीज हैं इंक्लूडिंग बीजेपी, वो इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? क्यों इनसाइड इंडिया बहुत से लोग, इवन एक्सपर्ट्स जो हैं, वो भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं? बीजेपी के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सवाल बहुत एक सीधा साधा सा है जी। कोई आपको कोई चीज बेचना चाहता है तो जरूर इसमें माशी फायदा तो हिंदुस्तान को होगा, क्योंकि पिछले 30 साल से एटमी एनर्जी के हवाले से कई चीजें हैं जो हम खरीदना चाहते, जो हम नहीं खरीद पाते जी। तो इसकी इजाजत हमको मिल जाएगी अगर ये प्रोसेस जो है आगे जाके अपने मुकाम पे पहुंच जाता है। लेकिन सवाल ये ऐसा है कि इसके साथ साथ डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे, मिलिट्री फ्रंट पे और क्या क्या कीमतें जो है वॉशिंगटन अदा करना चाहती है हिंदुस्तान से। तो जो एनालिस्ट के हवाले से या जो अपोजिशन पार्टीज हैं, ज्यादातर जो है उनके जहन में ये है कि इस सारी डील का हिडन कॉस्ट आगे जाके क्या हो सकता है, और इस पे लोग फोकस कर रहे हैं। हालांकि पिछले 2 साल में
डील के टेक्निकल पैरामीटर्स में भी काफी चर्चा हुई, क्योंकि लगा कि वॉशिंगटन हिंदुस्तान को अपने इंडिजिनस सिविल रिएक्टर प्रोग्राम से दूर करना चाहता है, तो कुछ हद तक वो कंसर्न दूर हो गया। लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो कंसर्न है, खासतौर पे जब वॉशिंगटन से हिदायत हमको दिया जाता है कि जी आप ईरान से अपना नाता तोड़ दें वगैरह वगैरह, उस किस्म की बातें, तो वो चीज जो है वो कंट्रोवर्शियल बन गई है। लेकिन सिद्धार्थ साहब ये तो होगा, क्योंकि जाहिर है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि अमेरिकन जो हैं वो ल्योर कर रहे हैं इंडिया को अपने कैंप में लाने के लिए, तो जब इंडिया अमेरिकन कैंप में आएगा तो उसकी कॉस्ट तो होगी, उसकी जो इंडिपेंडेंस है खासतौर पर फॉरेन पॉलिसी के हवाले से वो सफर तो करेगी ना। इसमें अब ये भी देख रहे हैं कि जब भी कोई अमेरिकन इशू आएगा तो इंडिया से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो अमेरिका की लाइन को टो करे। देखिए, एक्सपेक्टेशन तो वॉशिंगटन से भरपूर वो हमको नजर आएगी, लेकिन हम अभी से नहीं कह सकते कि आगे क्या होगा। मिसाल के तौर पे इस गवर्नमेंट से पहले, मतलब जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो वो भी मतलब पब्लिक परसेप्शन में माना जाता था कि ये अमेरिकन के बहुत करीब है। और सन 2003 में जब मुसलसल जो है 3-4 महीने तक प्रेशर पड़ा हिंदुस्तान पे कि आप इराक में अपने सोल्जर्स को भेजें वहां शहीद होने के लिए, तो और सरकार जो है तकरीबन राजी हो गई थी, लेकिन आखिर में इतना पब्लिक प्रेशर बिल्डअप हो गया देश के अंदर कि बीजेपी गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ा। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का जो अंदरूनी जो सियासी माहौल है वो इस चीज की कभी इजाजत नहीं देगा कि जो अहम फॉरेन पॉलिसी मुद्दे हैं उन मुद्दों पे, उन सवालों पे भारत जो है अमेरिका का साथ दे। खासतौर पे मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद एक माहौल ऐसे बनता है कि अमेरिका ईरान पे हमला करना चाहता है। मैं आपको रिटर्न में दे सकता हूं कि भारत का जो पार्लियामेंट है, भले ही ये डील आगे बढ़ चुका है, लेकिन भारत का पार्लियामेंट उसको कंडेम करेगा, भारत की आवाम उसको कंडेम करेगा, और भारत सरकार जो है कि अगर अमेरिका मदद मांगे भी भारत से, भारत उसको मदद नहीं दे पाएगा। तो इन मोटे सवालों पे मुझे लगता है कि अमेरिका की जो ख्वाहिशें हैं, अमेरिकी की जो एक्सपेक्टेशन है, वो थोड़ा वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि छोटे छोटे चीजों में, मतलब अमेरिका का जो टेक्निक है वो कहेगा कि चलिए आप हमसे कुछ असला खरीदें, हमारे ये जो है जहाज खरीद लें, फाइटर जेट्स, हम आपकी पोर्ट्स में हमारे जहाजों को आने दें। तो जहां तक मेरा अपना ख्याल है, मुझे लगता है कि अमेरिकन जो है वो 1-2 साल में रिजल्ट नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि भाई 10, 15, 20 साल में एक मुल्क को कल्टिवेट किया जाए। आखिर अगर आप पाकिस्तान और यूएस का भी रिश्ता देखें तो 50-60 साल के बाद एकदम एक मजबूत रिश्ता हो गया है, और उसमें भी अड़चनें आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि सारा जो है खेल खत्म होने वाला जैसे डील पास हो जाए। लेकिन अभी इसका मतलब है कि चैलेंजेस साथ साथ रहेंगे, चैलेंजेस और बढ़ते जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एक सेविंग ग्रेस ये है कि भारत के अंदर जो अपना अंदरूनी सियासी माहौल है वो एक तरह से उस ब्रेक लगाएगा। लेकिन कॉन्ट्रोवर्सी इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तक जैसे पिछले 2 साल पहले जब एटॉमिक एजेंसी में उनके खिलाफ वोट डालने का सवाल उठा, तो तमाम लोगों को लगा कि भारत ने इसलिए ईरान के खिलाफ वोट डाला क्योंकि हम कहीं ना कहीं डर गए कि भाई अगर हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे तो हो सकता है कि यूएस कांग्रेस में हमारा डील फंस जाएगा। तो अभी तक तो कुछ ऐसे आसार नजर आए कि 5 में छोटे छोटे इश्यूज में हमने अमेरिका का साथ दिया। लेकिन मुझे लगता है कि पुश कम टू शव, जब ये सवाल ऐसे उठेंगे तो मुझे नहीं लगता कि भारत उस तरह से अमेरिका की मदद करेगा या कर पाएगा। चलें सिद्धार्थ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी इनपुट का हम बहुत कदर करते हैं और आपसे इंशाल्लाह राब्ता रहेगा जी। थैंक यू वेरी मच। जरूर जनाब, बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थ वरदराजन, डिप्टी एडिटर और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर द हिंदू, नई दिल्ली से हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि अभी इसमें कुछ इरिटेंट्स जो हैं वो रहेंगे, लेकिन उनको उम्मीद है कि हल कर लिया जाएगा। और ये एक ऐसी डील है नाजरीन कि जो जिसमें इसके प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं, और इसमें मुख्तलिफ प्लसेस भी हैं और माइनसेस भी हैं। लेकिन इसमें 2 डिमांड्स जो हैं वो इंडिया की पूरी हुई हैं। एक तो इंडिया का जो राइट टू रिप्रोसेस फ्यूल है, बर्न इन इंपोर्टेड रिएक्टर्स, ये उसको उन्होंने मान लिया है, और कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाईज फ्रॉम यूएस इन केस कि इंडिया अगर एक्सप्लोड करता है, एक और बम जो है वो एक्सप्लोड करता है या बम धमाका करता है न्यूक्लियर, तो उसमें भी जो न्यूक्लियर सप्लाईज हैं वो अमेरिका ने एश्योरेंस दी है कि वो जारी रखेगा। तो ये कंटेंशियस इश्यूज थे 2 जिनकी वजह से अभी तक डील साइन नहीं हो पा रही थी और अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पा रही थी। इस पे दोनों पे अमेरिका ने बच किया है और अमेरिका ने इंडिया की बात मानी है।
اب یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اب امریکی کانگریس کے سامنے جائے گا اور امریکی کانگریس اس کو کیسے لیتی ہے. ڈیموکریٹک کنٹرولڈ کانگریس ہے اور وہاں پہ وہ انڈیا کے حوالے سے ڈیموکریٹس بھی انڈیا کے حوالے سے خاصے پازیٹیو ہوتے ہیں, اس لیے ادھر سے بھی امید ہے کہ یہ ہو جائے گی. اب یہ انڈین لا جو ہے اس میں ضروری ہے کہ یہ انڈین پارلیمنٹ میں جائے, ڈسکشن ہو, لیکن انڈین پارلیمنٹ اس کی منظوری نہیں دیتی ہے. لہذا یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو ہم نے رکھنا چاہیے. اس کو ہم نے دیکھا کہ یہ امریکی انتظامیہ میں خاص طور پہ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ڈک چینی صاحب اور وزیر دفاع رابرٹ گیٹ صاحب, انہوں نے بڑا انٹرسٹ لیا ہے اس پوری ڈیل میں اور وہ چاہتے تھے کہ یہ ڈیل نہیں ٹوٹے اور وہ چاہتے تھے کہ اس کو کہیں نہ کہیں یہ پہنچنا چاہیے اور اس میں وہ بہت لانگ ٹرم مفادات امریکہ کے لیے دیکھ رہے تھے. اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو پرائر کانسنٹ ہے انڈیا وہ اس میں لے رہا ہے ٹو ری پروسیس فیول فار پلوٹونیم ٹو بی یوزڈ ان اٹس فاسٹ بریڈر ریئیکٹرز. اب اس میں اسٹرانگلی کنٹیسٹ کیا جا رہا ہے اس کو. جو نان پرولیفریشن ایڈوکیٹس ہیں وہ اس کو بڑا کنٹیسٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس سے جو نان پرولیفریشن کی ایفرٹس ہیں ان کو نقصان پہنچے گا. اب ہم دوبارہ چلتے ہیں دلی اور بات کرتے ہیں اندرانی باگچی صاحبہ سے, ڈپلومیٹک ایڈیٹر ہیں ٹائمز آف انڈیا کی. اندرانی جی آداب. نمستے. کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک ہیں جی. اچھا اندرانی جی, ہم بات کر رہے ہیں انڈو یو ایس نیوکلیر ڈیل کے حوالے سے اور ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے یہ جو نان پرولیفریشن ایفرٹس گلوبل لیول پہ چل رہی تھیں, آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے کوئی ان کو دھچکا لگے گا, یہ سفر کریں گی اس ڈیل کے بعد؟ Right. I don't think so. Because should I answer right now or should I answer when you start your program? No, it is already on. You are on air actually. Oh, okay, I'm on it. Sorry. No, I don't think so. In fact, I think the global nuclear non-proliferation regime, as we saw it in India, was discriminatory and unfair to us. جی اچھا, ایک چیز جو ہے امپورٹنٹ ہے وہ جو چلیں آپ یہ ڈسکریمنیٹ کر رہی تھی آپ کو, لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ دس ڈیل ول لیجیٹمائز اینڈ سینکٹیفائی دا نیوکلیئر ویپنز آل اوور دا ورلڈ؟ I don't think so. I think there is because this deal is about nuclear energy. It is not about nuclear weapons. And what we need as a developing country, we need to maintain the 8% growth that we have. We need to diversify our modes of our sources of energy. And as you must have also seen, nuclear energy is witnessing a kind of rebirth in many parts of the world. So we are just catching the trend with the nuclear deal. No, but how come it's going to accomplish the whole target, despite the fact that I don't think it will accomplish the whole target. نہیں, مجھے ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ آپ ابھی تک بینک کر رہی ہیں نیوکلیر انرجی پہ which is actually producing 3% of your energy needs. اچھا and I don't think nuclear energy is the answer to our problems. That's right. That's what I'm saying. I don't think nuclear energy is the answer to India's energy needs. I think India will have to diversify it from a number of sectors. Coal will certainly be the main source of energy. But to actually go back to the deal, the nuclear deal is actually about a lot bigger than just energy. And that is something that I have maintained for a while. And what is that? Because you see, from 1974, the Indian nuclear tests of 1974 created the kind of technology denial regime that India has lived with for the past for these many decades. And the way we look at it is when you're lifting, because almost all technology in almost every sphere becomes dual use after a point. And what we are looking at is being able to access technology, higher technology, in a lot of other areas where India plans to have a much higher presence, which is, say, pharmaceuticals, information, space, etc. So we are hoping that a part of that, one of the spin-offs of the nuclear deal would be to break the technology denial regime that we have been under for all these decades. چلیں اللہ کرے کہ آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ پوری ہوں. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار یور انپٹ جی. تھینک یو ویری مچ.
not at all. बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। इंद्रानी बागची साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्लोमेटिक एडिटर हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की, और नई दिल्ली से हमारे साथ बराह रास्त बात कर रही थी, और वो खासी एक्साइटेड लग रही थी कि ये जो डील है वो इंडिया की जो एक डिनाइल रजीम है उसमें से उसको निकालने में कामयाब हो सकेंगी। और अब दोबारा चलते हैं, अब जरा हम न्यू दिल्ली की तरफ चक्कर ज्यादा लगा रहे हैं, वापस चलते हैं न्यू दिल्ली और बात करते हैं सीमा मुस्तफा साहिबा से, जो कि रेजिडेंट एडिटर हैं एशियन एज की। सीमा साहिबा से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं। सीमा साहिबा अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। सीमा साहिबा, मुझे जरा बताइएगा कि हम न्यूक्लियर डील की बात कर रहे हैं जो आपकी अमेरिका से हुई है, इसमें मैं देख रहा था कि खासे लोगों ने इसकी मुखालफत भी की है, लेकिन बहुत से लोग इसको समझ रहे हैं कि इंडिया के लिए ये बहुत ही सूटेबल और प्रॉफिटेबल एक डील होगी। आपकी असेसमेंट क्या कहती है इस हवाले से जी? मेरी असेसमेंट है कि बिल्कुल सूटेबल और प्रॉफिटेबल नहीं होगी, जी। और मुझे लगता है कि बिना सोचे समझे कई लोग इसके ऊपर सोच रहे हैं कि इससे फायदा होगा, पर अगर निकोलस बर्न्स की बात भी सुने जो अभी उन्होंने ब्रीफ की है, उन्होंने ऐसी बातें की हैं जिससे मुझे लगता है कि कोई सॉवरेन कंट्री को फायदा नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें एक चीज जो एक कंसर्न मौजूद है सीमा साहबा, वो ये है कि अमेरिका जो है वो इंडिया को अपने कैंप में ले आएगा, तो उससे वो जो भी चाहेगा फॉरेन पॉलिसी इश्यूज के ऊपर, इवन जो दूसरे इश्यूज होंगे उस पर भी वो चाहेगा कि इंडिया अमेरिका की लाइन को टो करे। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी आप देख रही हैं? जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही क्लियर है। बर्न्स ने कह दिया है कि अगर हम ये डील कर लेते हैं तो हम लोग की जो अमेरिकन रिलेशनशिप जो इंडिया से है वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। हम लोग डिफेंस मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ जाएगा और डिफेंस डील्स बढ़ जाएंगी और बिजनेस बढ़ जाएगा और इंडिया विल बिकम अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द अमेरिकन। अब जिन लोगों को ये चीजें अच्छी लग रही हैं, और आई विल नॉट से दैट इज अ मेजोरिटी इन इंडिया, मैं तो कहूंगी कि वो माइनॉरिटी है, पर वो एक वोकल माइनॉरिटी है, वो कह रही है कि डील को कंक्लूड करिए। पर यहाँ पर जो एक ओपिनियन है जो पार्लियामेंट में रिफ्लेक्ट हो चुका है, जिसमें ऑपोजिशन भी है, लेफ्ट भी है और भी पार्टी, सबने ये कहा है कि इस तरीके की जो पार्टनरशिप है वी आर अगेंस्ट इट। और दूसरा ये भी है कि इस डील के बाद आर यू गोइंग टू से गुड बाय टू द ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एफर्ट्स? नहीं, अब वो दोनों कह रहे हैं कि नहीं, दे आर नॉट गोइंग टू से गुड बाय एंड दे आर गोइंग टू कंटिन्यू विद डिसआर्मामेंट। पर मुझे ये नहीं लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि व्हेन यू गेट इनटू दीज काइंड ऑफ डील्स एंड इंडिया इज अलाउइंग इटसेल्फ टू बी शैकल्ड, और खाली न्यूक्लियर प्रोग्राम तो भूल जाइए शैकल हुआ नहीं हुआ, पर मुझे तो लगता है कि जो फॉरेन पॉलिसी हमारी शैकल हो रही है और एक हमारी इंडिपेंडेंस है और जो एक हमारी सोवरेनिटी रही थी 60 साल से, वो सब अब कॉम्प्रोमाइज हो रही है। और इसके अलावा न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को भी एनकरेज करेगी ये डील, डू यू एग्री विद इट? अब वो उस पर दो राय हैं एक्सपर्ट्स की, कुछ कह रहे हैं कि अमेरिकन नॉन प्रोलिफरेशन लॉबी कह रही है कि इसको नॉन प्रोलिफरेशन को इनकरेज करेगी, और यहाँ पर जो लॉबी है हम लोग की हार्डलाइनर्स वो कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बन जा रहा है। तो दैट इज इन डिस्प्यूट एंड व्हाट द एक्सपर्ट्स आर सेइंग इज डिफरेंट, बट माय ऑब्जेक्शंस arise from the fact that brings India under a strategic control of America, और जो अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले सालों में, जो इराक में हुआ है, जो आपके मुल्क में हो रहा है, पाकिस्तान में, ये सब को देख करके इंडिया does not have any reason to go into this deal. और इसमें आप one of the most bigger mistake. और आप ये समझती हैं कि ये डील जो है ये फाइनलाइज्ड हो जाएगी, अप्रूव हो जाएगी इंडिया की कैबिनेट से भी और अमेरिकन कांग्रेस से भी? यहाँ की कैबिनेट से तो हो ही गई, कैबिनेट कमेटीज बैठ कर उन्होंने तो अप्रूव कर लिया है, वो तो कांग्रेस की कैबिनेट कमेटीज हैं और उसमें एक दो एलाइज हैं जो भी कांग्रेस कहती है वो कर रही है। पर अब हम यहाँ से ऑपोजिशन देखते हैं, पार्लियामेंट वालों ने कहा है, लेफ्ट पार्टीज ने कहा है और बीजेपी और ऑपोजिशन ने कहा कि आप हमें टेक्स्ट अवेलेबल करिए, हमें टेक्स्ट दिखाइए और वी विल गिव यू आवर पोजीशन। चले सीमा साहब, हैरान हूँ जी सीमा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट। आपसे इंशाल्लाह राब्ता रहेगा जी। ओके, बड़ी मेहरबानी। सीमा मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद थी और वो बता रही थी कि ये डील इंडिया के लिए निहायत खतरनाक और उनकी स्ट्रेटेजिक जो कंट्रोल है सारे का सारा अमेरिका के हाथ में चला जाएगा और इसको मंजूर नहीं होना चाहिए। ये उनकी जिस्ट थी पूरे आर्गूमेंट की। यहाँ पे प्रोग्राम खत्म करते हैं और प्रोग्राम के आखिर में दुआ
اور وہ یہ کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا بنتا ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتمائے خیشرا تو دانی حساب تم بیشرا، مجھے اسرار کسانوں کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔